शोरबाजी आजकल चल रही है ख़ासतौर पे अमेरिका को लेके। यहाँ पे आपको आई थिंक सो E2 वीज़ा बनता है, ये विजिट जिसको कहते हैं, विजिट वीज़ा B1 B2 वीज़ा है। यहाँ से B1 B2 पे ले जाया जाता है आपको, या पहुँचते हैं वहाँ पे। वहाँ जाके आप, क्योंकि पाकिस्तान से जैसे एग्ज़िट होते हैं तो आप जहन बना के जाते हैं कि मैं फ़्रॉड की नीयत से जा रहा हूँ। वहाँ जाके आप फिर लॉयर हायर करते हैं, वो लॉयर उनको रास्ता दिखाता है फिर E1 और E2 का, और इसी तरह फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में उनकी एडजस्टमेंट कराता है। कोई किसी को आइसक्रीम पार्लर दिलवा रहा है, कोई वहाँ पे बार्बर शॉप दिलवा रहा है, कोई छोटा सा रेस्टोरेंट दिलवा रहा है। उसके चक्कर में वो कैटेगरीज चेंज की जा रही है, और ये बहुत बड़ी तादाद में इसको मार्केट भी किया जा रहा है इस वक्त। जी देखिए, E2 वीज़ा तो है, ठीक है, देखिए वो नॉन इमिग्रेंट बिजनेस वीज़ा है, सही। उसमें आपको 2 साल का वीज़ा मिलता है। वो आप डेट डज नॉट लीड टू ग्रीन कार्ड। ओके, 2 साल का आपको वीज़ा मिलेगा, 2 साल बाद आपने अपनी इन्वेस्टमेंट दोबारा दिखानी है और आपने एक्सटेंड करा लेना है। E2 इज़ अ नॉन इमिग्रेंट बिजनेस वीज़ा। अच्छा, ये आप पाकिस्तान से भी अप्लाई कर सकते हैं। सही। पाकिस्तान से अप्लाई करने के लिए इसको अंदर आपको कम से कम $1 से $1.5 की उधर कोई प्रॉपर्टी बिजनेस परचेज करने का रिक्वायरमेंट जनरली जो पाकिस्तान पे चल रहा है। अब उसमें कंसल्टेंट क्या समझते हैं कि यार ये लंबा काम है, हाँ, या मुश्किल काम है, इधर से E2 का पूरा केस बनाना, कोई प्रॉपर्टी बिजनेस परचेज करना। तो वो फिर क्लाइंट को ये रिकमेंड करते हैं जी आप विजिट वीज़ा लें, USA पहुँच जाएँ, ठीक है, उधर से आपको स्विच करवा देंगे E2 पे, ठीक और है। ये हो भी जाता है। इसमें कोई ऐसी टेक्निकलिटी इलीगलिटी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका अपने मुल्क के अंदर अपना विजिटर से स्टेटस चेंज करना अलाउ कर रहा है, तो वो आगे E2 है, EB5 है जो इमिग्रेंट है जिसकी $10 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट है। पॉलिसीज़ आर देयर, पॉलिसीज़ को लेकर चलना इज़ देयर, और इधर से भी आप E2 फाइल कर सकते हैं। तो सर ये जब आप खुद ही कह रहे हैं कि E2 आगे जो है ये आपको इमिग्रेशन में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो देन व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट? आप 2 साल के बाद उस बिज़नेस का क्या करेंगे? आप चलें दोबारा, आपने फिर भी उसको एक्सटेंड करा लिया, यू विल गेट अनदर 2 ईयर्स, तो कहाँ खड़े हैं आप फिर? ये तो देखें, वो तो जानने वाले को सोचना चाहिए ना कि भाई मैं 10 साल तक, फिर वो इसी बहाने इसी सोच में अच्छा 2-4 साल करेंगे, फिर कोई और रास्ता निकाल लेंगे। हम लोग इतने, यही मैंने कहा कि हमारे और इंडियन में फ़र्क क्या है। हाँ, वो 100 रुपया लगाती हैं, वो 10 साल का सोचते हैं मैं 10 साल में कहाँ खड़ा होऊंगा। हम 1000 लगा के सोचते हैं आज का दिन गुजर जाए, कल देख लेंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। फिर वो कहते हैं जो जिन्होंने, देखें कंसल्टेंट है, उसने अपनी बात सुनानी है, वो कहेगा मैं आपका, आप उधर 2-4 साल कीजिएगा, 4 पैसे इकट्ठे कीजिएगा, मैं EB5 $10 लाख वाला करा दूंगा। हाँ, तो ये फिर, हाँ देखिए, आप वकील के पास जाते हैं, वो कहता है ये भी रास्ता, ये भी रास्ता, ये भी रास्ता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वन शुड बी वेरी केयरफुल, उसके पास जाए, मशवरा करे, ऑप्शन देखे। और दूसरा, आज हर पढ़े लिखे बंदे को ज़रूर इंटरनेट करना चाहिए ब्राउज़। मैं आपको कह रहा हूँ जी फलानी कैटेगरी है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और उस एग्जांपल को मैंने बड़ा फॉलो करना शुरू कर दिया है। मैं एक डॉक्टर के पास गया, मुझे छोटी सी मेडिकल प्रॉब्लम थी। डॉक्टर साहब ने मुझे चेक किया, मुझे उन्होंने कहा नुमान साहब आप ठीक हैं, कोई मसला नहीं, ये माइनर सा मसला है और इस मसले का ये नाम है और आप इसको नेट पे भी देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, द वे ही, जब उसने ये लिख के कहा ना ये मसले का नाम है, आप नेट पे भी देख लीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे ऑफिस में क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मैं कहता हूँ जी अच्छा आप फलानी कैटेगरी में एलिजिबल हैं, ठीक है, ये आप फॉर एग्जांपल आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं, ये उनकी वेबसाइट है, जाके खुद सर्च करें, अगर आपको समझ लगे आप एलिजिबल हैं फिर मेरे पास वापस आ जाइएगा, और अगर आपके क्वेश्चन होंगे मैं आंसर कर दूंगा। बिल्कुल सही। पढ़े लिखे क्लाइंट को आज अपने कंसल्टेंट से ये पूछना चाहिए कि जी मुझे आप किस कैटेगरी में कह रहे हैं यू आर एलिजिबल, और कौन सी रेलिवेंट सोर्स है। मैं उस वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ। हाँ, ये आई बिलीव कि हर बंदा हर केस खुद फाइल नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम वो ये तो पढ़ सकते हैं ना बेसिक क्राइटेरिया क्या है। बिल्कुल ऐसी। मेरे पास कल एक क्लाइंट आया, वो 6 महीने पहले आया था और वो अमेरिकन ग्रेजुएट था, उसके बाद उसने स्वीडन से भी मास्टर्स किया हुआ था। कल उससे मैंने एक इमिग्रेशन कैटेगरी बताई, कल वो मेरे पास आया, उसने कहा जी मैंने इसमें पढ़ा ये पॉइंट्स हैं, आपने ये इसका क्या है, मैंने उसे एक्सप्लेन किया। तो जब वो सेटिस्फाई हो गया तो उसने कहा ठीक है जी लाएं, एग्रीमेंट करते हैं, आई वांट टू प्रोसीड द केस। सो इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों की बातों पे ना रहें, रिसर्च करें, जितना आप पढ़ेंगे उतना आप अपने आप को सिक्योर फील करें, क्लैरिटी आ जाएगी आपकी। अच्छा सर, इससे पहले कि हम विजिट वीज़ा को एंड करें, आजकल आपने देखा होगा कि हमारे तो यूएई के वीज़े भी नहीं लग रहे, दुबई तक के वीज़े हमारे रिजेक्ट हो रहे हैं।
इसमें भी आपको लगता है कि ये मेन एक्टिविटी फ्रॉडलेंट ही है, या क्या वजह है? बड़ी सिंपल सी बात है, लोग विजिट पे जाते हैं, जाके उधर इलीगल हो जाते हैं, सही उधर जॉब के चक्कर में बैठे रहते हैं, बेचारी मजदूरियां करते हैं। सही। जब आप इलीगल होते हैं, आपको उस मुल्क का एम्प्लॉयर भी एक्सप्लॉइट करता है, आपको उस मुल्क का इमिग्रेशन ऑफिसर भी अगर एक्सप्लॉइट करने वाला वो भी करता है, आप जिनके पास रह रहे हैं, जिनके आप टेनेंट हैं, वो भी आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, जिनके आप एम्प्लॉई हैं वो भी आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाले भी आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और गोल्डन वीज़ा के बारे में है कोई थोड़ा सर? गोल्डन वीज़ा किस दुबई कंट्री के लिए अभी ये एक नई कैटेगरी जो शुरू अभी हुई है, 5 साल का शुरू किया है, 10 साल का, 10 साल वाला विजिट है। हाँ, वो विजिट वीज़ा है, और 10 साल वाला जो है वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट आपका रेजिडेंस वीज़ा है। असल में हम चूंकि जनरली दुबई को डील नहीं करते। चले इस पे सर हम डिस्कस नहीं करते, मैं सवाल रिफ्रेश करता हूँ। अभी दुनिया में सर एक और नया वीज़ा इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको को बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, नोमेड वीज़ा। नोमेड वीज़ा निकाला गया फ्रीलांसर्स के लिए, तो उस पर कुछ बताना चाहेंगे कि देखिए ये वीज़ा काफ़ी देर से है, और बहुत सारे वीज़े ऐसे हैं जो अभी पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है। जी, मतलब मैं कि एक ये फ्रीलांसर का वीज़ा है, फिर एक और वीज़ा है एक कंपनी ट्रांसफ़र का। आप अपनी कंपनी का ऑफिस दुनिया किसी मुल्क में भी खोल सकते हैं, और वो उसको उसका, और आप अपनी कंपनी के किसी यूके में बहुत सारे केस हमने किए भी हैं कि आप उसके ऊपर जाके, जिस तरह ये फ्रीलांसर वीज़ा ये जर्नलिस्ट के लिए भी होता है, जर्नलिस्ट इसके ऊपर जाके काम करते हैं, और तमाम ये न्यूज़पेपर्स वाले अपने लोगों को उधर अपॉइंट कर सकते हैं। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव पूरी दुनिया में अपॉइंट, उसे कहते हैं ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी। ठीक है। इफ़ यू हैव अ कंपनी इन पाकिस्तान एंड यू हैव लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, यू कैन अपॉइंट योर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। डिफरेंट ममालिक के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। ICT इंटर कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ाज़ हैं कि अगर आपकी कंपनी 2 मुल्कों में रजिस्टर्ड है, काम कर रही है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे से कर रहे हैं। ये बहुत सारी वो कैटेगरीज हैं जो पाकिस्तान में अनएक्सप्लोर्ड है। एक प्रोफेशनल बंदा जो काम करना चाहता है और वो उसकी स्किल्स हैं, तो ही हैज़ सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़, बट इट डिपेंड कि वो किस तरह अपनी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करता है, किस तरह उस पर वर्क